तो हेलो बडीज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टडी बडीज। मैं आपका फिजिक्स बडी हूँ। तो आज आपके केमिस्ट्री बडी की जगह मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर ले रहा हूँ। आज आपके केमिस्ट्री बडी आ नहीं पाए कुछ वजह से, तो आज मैं कवर कर रहा हूँ, वरना आपके पेपर के लिए देर हो जाएगी। अभी इसका मोल कॉन्सेप्ट का आपका डल जाएगा लेक्चर शाम तक, फिर उस शाम के बाद पीरियोडिक टेबल का लेक्चर डलेगा, फिर ऐसे करके करते कल शाम तक सारे लेक्चर डल जाएंगे। तो बिना कुछ देर के हम इसको शुरू करते हैं। Gay-Lussac law of combining volume। According to this law, when gas react, मतलब इसका मतलब यह है, आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, when gas react they do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volume of the gas product, provided that all the volume are measured at the same temperature and pressure। ये लॉ बस साफ सी बात ये कहता है कि कोई भी दो गैसेस एक फिक्स वॉल्यूम पर रिएक्ट करती हैं, बस उनका जो टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए उस मतलब जब वो रिएक्ट करें तो सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर और प्रेशर किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर सेम है तो वहाँ पे उनका रिएक्ट करने का वॉल्यूम का रिएक्ट करने का रेशियो भी सेम होगा। जैसा एग्जांपल लेते हैं NH3 CO2 अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड। इस पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2। अगर 1:2 अगर ये अब रिएक्ट कर 1:1 है कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर ये 1:1 वॉल्यूम में अगर अभी रिएक्ट कर रहा है ना, तो बाद में भी 1:1 में रिएक्ट करेंगे। बस कंडीशन ये है कि जहां पर भी ये रिएक्ट करें वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे का आपको पढ़ाते हैं, इसके क्वेश्चन करवाते हैं। नोट दिस। तो बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं Gay-Lussac लॉ पर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन। कह रहा है कि कितना अमाउंट वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम लगेगा ऑक्सीजन का 200 ml एसिटिलीन को पूरा बर्न करने के लिए। और इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, मतलब CO2 का कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा। तो CO2 को वॉल्यूम में पूछा है। तो बच्चों क्वेश्चन हम करते हैं ये सॉल्व। देखो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, C2H2 प्लस O2। ये इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन में रिएक्शन, हमें इसको अभी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। गिव्स आउट CO2 एंड H2O, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे दो आइटम है CO2 के, यहाँ पर सिर्फ सिंगल आइटम है। तो हमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वहां पे बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2H2O। तो यहाँ पर 4 हो गया ऑक्सीजन के, 2 वो 2 ये 4। अब यहाँ पर 4 बनाने के लिए हमें इसको कुछ किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वहां पे 4 बन जाए। तो इसको 4O2 लिख देते हैं बस। 4O2 मतलब यहाँ पे 2C, यहाँ पे 4C बन गए, तो यहाँ पे 4CO2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 आइटम है, तो यहाँ पे 4CO2 आएगा, तो 8 आइटम ये हो जाएंगे, 2 ये 10 ये, तो पूरा वो हो जाएगा बैलेंस। तो यहाँ पे हमें 5 लिखना पड़ेगा, 5CO2, ठीक है बच्चों। होप यू आपको समझ में आ गया। 5O2, ठीक है, बैलेंस कर लिया इसको कंप्लीटली बैलेंस। ये बचेगा 4CO2 क्योंकि यहाँ पे 4C आइटम है, और ये 2H2O बचेगा, ठीक है। आगे समझ में आपको रिएक्शन। अब इसका मतलब यह है कि 2 मोल अगर हम C2H2 लेंगे, वो 5 मोल ऑक्सीजन उसको लगेगी 2 मोल को कंप्लीटली बर्न करने के लिए। फिर उसका जो एंड प्रोडक्ट बचेगा वो होगा 4CO2, मतलब 4 मोल CO2 और 2 मोल H2O। पर मैं आपको मोल के बारे में बताना भूल गया बच्चों। मोल इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मोल के बारे में ही है, मोल कॉन्सेप्ट। मतलब जैसे कि हर चीज की कोई ना कोई यूनिट होती है। वेट को नापने की यूनिट होती है kg SI यूनिट, लेंथ को नापने की यूनिट होती है मीटर, लेंथ को नापने की यूनिट होती है मीटर, और ऐसे नंबर ऑफ एटम को नापने की यूनिट होती है मोल। तो नंबर ऑफ एटम को नापने की यूनिट होती है, तो बच्चों 2 मोल 5 मोल ऑक्सीजन 2 मोल को पूरा कंप्लीटली बंद कर रहा है। तो वो 5 मोल जब कंप्लीटली बंद कर रहा है तो उससे 4 मोल CO2 फॉर्म हो रही है, 2 मोल ये। मैं अभी यूनिट की बात चल रही थी कि यूनिट क्या होती है, मतलब मोल क्या होता है। इसमें बेसिक सी चीजें, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है मोल के बारे में। जो कुछ है, जैसे हर किसी चीज की यूनिट होती है, वेट की यूनिट होती है केजी, और
टेम्परेचर की यूनिट होती है सेल्सियस, और केल्विन टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। वैसे नंबर ऑफ एटम को गिनने की यूनिट होती है मोल। 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 एवोगाड्रो नंबर, जो इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर के। एक तरह का नंबर ही होता है बस, ठीक है बच्चों। अब इतना समझ लो, ये किसी सब्सटेंस के अमाउंट मतलब कितना उसका नंबर उसको नापने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे बस इसका मतलब 1 2 मोल इसके, 5 मोल इसके साथ ऐड करके 4 मोल ये प्रोड्यूस करा, 2 मोल ये, मतलब 2 वॉल्यूम C2H2, 2 वॉल्यूम of C2H2 react with 5 volume of O2 to produce 4 volume of CO2 and 2 volumes of H2O, ठीक है। तो मतलब वो लिख दिया मैंने, 2 वॉल्यूम C2H2 के रिएक्ट करेंगे 5 वॉल्यूम O2 के साथ, प्रोड्यूस करने के लिए 4 वॉल्यूम CO2 और 2 वॉल्यूम H2O। इसमें सिंपल वो लग रहा है यूनिटरी मेथड, जो कि यह है कि C2H2 सिंपल यूनिटरी मेथड लग रहा है। अगर 2 मोल 5 के साथ रिएक्ट करके 4 मतलब 2 मोल 5 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं कंप्लीटली, तो 1 मोल इसका कितने के साथ रिएक्ट करेगा, उसके लिए तो करेंगे हम 5/2, तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है 2.5 आ जाएगा, ठीक है 2.5 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। और 200 ml किसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब 2 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा 2.5 के साथ, तो 200 ml रिएक्ट करेगा इंटू 200 से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 500 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है 500 ml ऑफ O2। अब 500 ml O2 प्रोड्यूस हो रहा है, देखो 2 वॉल्यूम इसके 4 को प्रोड्यूस कर रहा है, तो 400 ml इसमें CO2 फॉर्म होगा, बस नॉर्मल सी गणित है, इसमें बहुत इजी है। तो 200 ml 400 ml को प्रोड्यूस करेगा, हेंस 400 ml ऑफ CO2 प्रोड्यूस, बस खत्म। पूरा खत्म क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो बच्चों शुरू करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्वेश्चन आई बस ये है कि मतलब किसी भी एटम का मास कार्बन 12 के 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन 12 के मास के रिलेट में, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास जहाँ पे रिलेटिव वर्ड यूज हो जाता है, तो मतलब किसी के रिलेट में किसी का बारे में बताना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वन atom of the element is heavier than 1/12 times of the mass of an atom of a carbon atom, ठीक है। तो इसमें ये बस ये है कि जो किसी भी मास एटम मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ टाइम्स होता है वन एटम का 1/12 टाइम्स, मतलब कितना वो नंबर ऑफ टाइम्स उसका एटम 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन एटम से भारी है, ठीक है। बस यही है, इसलिए इसका फॉर्मूला था मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ एन कार्बन एटम। तो 1/12 मास ऑफ एन कार्बन एटम ये एटॉमिक मास यूनिट की तरफ फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है। एटॉमिक मास यूनिट होती है AMU, 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। देखिए कार्बन एटम का वेट, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, इसमें बस कार्बन 12 ही याद रखना, इसमें कार्बन 12 यूज हुआ है, मतलब जिसका एटॉमिक मास है 12। एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14, ठीक है। तो कार्बन 12 इसका मास होता है 12 AMU, ठीक है। 1/12 मतलब इंटू 1/12 AMU, ठीक है 1/12 सॉरी इन 1/12, तो ये बचा सिर्फ 1 AMU, ठीक है 1 AMU। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। और ये इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर
-27 kg, ठीक है। ये बच्चों बस आपको ये सब याद रखना है कि इसके इक्वल होता है कार्बन का, मतलब 1 mu इसके इक्वल होता है। और बस इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताना चाहता हूँ, इसके लिए और कुछ नहीं, बस आपको किसी भी एटम एलिमेंट के एटम का वेट मतलब मास लिखना है, एटॉमिक मास विदाउट यूनिट, क्योंकि यूनिटलेस हो गया। देखो यहाँ पर 1 mu आ गया, ऊपर mu में मास आ गया, ठीक है। तो mu से mu कैंसिल, तो सिर्फ एक नंबर है विदाउट यूनिट, ठीक है। मतलब मास है एटम का विदाउट यूनिट, ठीक है। होप यू आपको समझ में आ गया। इतना हम आपको आगे का समझाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों इसके आगे की बात आती है, इसके आगे यह है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आएगा। और उसमें कुछ नहीं, बस यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दो, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दो और मॉलिक्यूलर मास, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन कंपाउंड is the number of times when a compound mass of an a molecule, sorry, is the number of times one molecule of an one molecule of the one molecule is number of times one molecule is heavier than 1/12 times of the mass of an atom of a carbon 12, ठीक है। बस इसमें ये मॉलिक्यूलर मास में यहाँ पे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आ जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और नीचे आ जाएगा 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। उसमें बस और कुछ नहीं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। लो खाली एटम की बात, यहाँ पर एटम, पहले एटम का समझाता हूँ। जैसे कि ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा 16, ओनली 16, ठीक है। और एग्जांपल ऑक्सीजन O2, इसका रिलेटिव RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को RMM भी बोलते हैं और रिलेटिव एटॉमिक मास को RAM भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मास होगा 16 × 2 32, ओनली 32, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, आपको समझा दिया, बस इजी सा है, डो नॉट टेक टेंशन। बस ये सब ही लिखना है, मार्क्स मिल जाएंगे बड़े आराम से। होप ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं हम आगे का पढ़ाते हैं टॉपिक। वीडियो क्लियर आ रही होगी। तो बच्चों आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास और कुछ नहीं, बस एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास होगा। और बच्चों आप सभी के मन में एक डाउट आया होगा, जब आपने पढ़ा था ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास में सिर्फ कार्बन ही एटम का C12 क्यों ले, कार्बन एटम ही क्यों ले रहे हैं, और उसका 12 आइसोटॉप। तो बेटा वो इसलिए ले रहा है क्योंकि एक तो उसका वेट जो है वो होल नंबर में है, ठीक है। मतलब उसको जब डिवाइड करेंगे 12 से वो होल नंबर में आएगा, और ऊपर से उसको एक तरह से उसी को एटॉमिक मास यूनिट की तरह उसको, मतलब जो हमारी इंटरनेशनल यूनियन होती है IUPAC, उसने मतलब उसको कार्बन को ही ले रखा है एटॉमिक मास यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, 1 mu को डिस्क्राइब करने के लिए। इसलिए हम कार्बन एटम लेते हैं, वो भी 12 उसका आइसोटॉप, ठीक है। और इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक तो उसका होल नंबर में आ जाता है, बस इसका एक यही रीजन है, ठीक है। और इसका ग्राम एटॉमिक मास बस यही है कि एकदम मास जो होता है एलिमेंट का, अगर ग्राम में एक्सप्रेस हो ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो यही है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और एन मॉलिक्यूल अगर एक्सप्रेस हो ग्राम में तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। देखिए इसका एग्जांपल ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं O2, मतलब इसका ऑक्सीजन, सॉरी, तो का ग्राम जो होगा वेट, मतलब ग्राम एटॉमिक मास होगा 16 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास को हम GAM भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को
GMM भी लिखते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल होता है किसी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल का, अगर मतलब वो अगर किसी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल के वेट को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, तब वो फिर आपको समझ में आता है। इसका एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, ठीक है, इसका ग्राम मोलिकुलर मास होगा 32 ग्राम। 16 × 2, देखो इसमें 2 आइटम है, एक आइटम का मास होता है 16, तो हो गया 32। ठीक है, होप ये आपको समझ में आ गया। इसके आगे का टॉपिक पढ़ा देते, आप इसको नोट करिए। ठीक है, तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोट रह गया था कि ये ग्राम एटॉमिक मास के लिए कि जो क्वांटिटी होती है एलिमेंट की जिसका वजन होता है इक्वल ग्राम एटॉमिक मास के, उसको 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं। सब इसका एग्जांपल समझा दूं, जैसे कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल होगा 16 ग्राम के, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के। ठीक है, आ रहा है समझ में? और 1 ग्राम ऑफ हीलियम, आप बताओ किसके इक्वल होगा? 4 ग्राम ऑफ हीलियम के इक्वल होगा ना? होगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, तो उस हिसाब से बस 4 ग्राम ऑफ हीलियम के इक्वल हो 4 ग्राम ऑफ हीलियम। कितनी इजी चीज है, बस ऐसे आप पढ़ते रहिए, बस और कुछ नहीं। 1 ग्राम इसका मतलब और डीपली आप जब समझेंगे जब आगे आपको मोल कांस्टेंट अभी शुरू होगा। ठीक है, ये तो बस उसमें जो चीजें यूज हो रही हैं वो है, बाकी मोल कॉन्सेप्ट जब आएगा तब आप समझेंगे। 1 ग्राम एटम का मतलब ऐसे भी 1 मोल एटम जो भी होता है ना किसी का, मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर 1 मोल एटम लेंगे तो उसका वेट उसके एटॉमिक मास जो मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होता है उसको ग्राम में जब कन्वर्ट करते हैं उसके इक्वल होता है। जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वेट होगा 16 ग्राम। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, बाकी जब आगे आएगा तो और आगे समझेंगे। ऐसी एक नोट है उसका मॉलिक्यूलर मास के लिए, ग्राम मोलिकुलर मास। thus the amount of substance, the amount of sample of a substance which weighs equal to GMM, ग्राम मोलिकुलर मास, तो उसको कहते हैं इज कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल आप समझिए, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 ग्राम O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, O2 लिख रहा हूं, इसका वेट होगा 16 × 2 मतलब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, ऐसी देखो। बाकी आपको एक और चीज बताता हूँ, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, जो आपको नॉर्मल आप मॉलिक्यूलर मास पढ़ते हैं मतलब मास नंबर, वो mu में डिफरेंस हमें mu में करते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16 mu। फिर आता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वो से भी होता है। जैसे ऑक्सीजन का मैं समझाता हूँ 16 बस ओनली एटॉमिक मास, और O2 मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा 32। वैसे ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास हो गया 16 ग्राम और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 32 ग्राम। बस खत्म, और कुछ नहीं, इजी है बच्चों, बस इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे का हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम अपना फेवरेट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। वैसे बच्चों मोल कॉन्सेप्ट आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, जब भी मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा कि क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना, मतलब टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, ये आपके 11th में भी आता है,
11th 12th में बहुत यूज़ होगा, और आप इसको कंपटीशन में भी तैयारी करेंगे तब भी बहुत यूज़ होगा। ठीक है, अब हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि आप सुनिए, इतना ये पॉसिबल नहीं है कि हम जैसे छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, मतलब जो होते हैं जो सूक्ष्म भी कहते हैं, सूक्ष्म सबसे छोटा मतलब क्वांटम लेवल, जैसे कि आगे इलेक्ट्रॉन वगैरह, किसी भी एटम का मास ये पॉसिबल नहीं, किसी इलेक्ट्रॉन मतलब किसी एटम या आयन का मास बिल्कुल परफेक्टली बता सके। अगर मतलब परफेक्टली बता सके तो उस मास को कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट मिली है, मोल। 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 नंबर के। ठीक है, और 1 मोल इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मास के। किसी एटम के लिए वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, कि हम इसका वेट इजीली निकाल सके। जैसे कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। आया समझ में? बाकी मोल की बेसिक डेफिनेशन दे रखी है। मोल एक तरह का नंबर है। जैसे कि आप कहीं बाजार जाते हैं, बाजार में जैसे कि आप ज्यादा देखते हो केले उसमें सिर्फ डजन के हिसाब से मिलते हैं, और वैसी कुछ चीजें होती हैं जो ग्रॉस के हिसाब से मिलती है। 1 ग्रॉस इक्वल होता है 144 नंबर के, वैसे एक 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर के। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें डेफिनेशन ऑफ दे रखी है, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब ये है कि एक मोल उसी नंबर के इक्वल होता है, प्योर सब्सटेंस के अमाउंट के इक्वल होता है, जितना कि एक कार्बन एटम मतलब एक 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर प्रेजेंट होगा। आप सोच रहे होंगे कार्बन 12 ही बार बार क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि बहुत से जो ऐसे कंपाउंड होते हैं ना, बहुत से जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका वेट एवरेज नंबर में नहीं, मतलब सॉरी, उनका वेट जो है ना होल नंबर में नहीं है, कार्बन का होल नंबर में आ रहा है। ठीक है, इसलिए वो यूज नहीं हो रहे। और उनके आइसोटॉप्स भी हैं, ऐसे कहेंगे आप, इसके भी आइसोटॉप हैं, पर इसके आइसोटॉप का जो मतलब वेट है ना वो उसके एवरेज के इक्वल है, इसलिए ये यूज हुआ। बस इससे ज्यादा आएगा नहीं आपके में पूछने को, इसलिए कार्बन 12 ज्यादा यूज हो रहा है। मैंने बोला था ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है मोल, ऐसी 12 ग्राम के अंदर कार्बन के अंदर C12 में 12 ग्राम कार्बन में जितना C12 के एटम प्रेजेंट होंगे उसके इक्वल होगा 1 मोल। जो वैल्यू होगी 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 सॉरी नंबर। ये एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, उन्होंने दिया था, और इसको उनके नाम को मतलब उनको सम्मान देने के लिए इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। Na से रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रो नंबर को, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ठीक है, ये पूरी डिजिट 1 एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर के इक्वल होती है। इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे का हम पढ़ाते हैं। ठीक है, होप आपके अच्छे से समझ में आ रहा हो। क्लियर है ना वीडियो? और हाँ बच्चों, एवोगैड्रो नंबर को Na से डिनोट करते, कहना भूल गया था, बस इतना ही है। बस आप नोट करिए, बस फिर आगे का टॉपिक अब आता है कि बच्चों इससे हम मतलब नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट है कितने ग्राम में, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, ये सब निकालने के लिए होता है ये सब। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी थी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है 1 मोल। ठीक है, किसी पर्टिकुलर आइटम के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा 1 मोल। ठीक है, मोल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें से मैं आपको 2 फॉर्मूले बता देता हूँ, बाकी आप जब धीरे धीरे आगे आते जाएंगे तो आपके समझ में आते रहेंगे। एक मोल का होता है 1 मोल इज इक्वल टू गिवन वेट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये मोल निकालने का फॉर्मूला है। और नंबर निकालने के लिए मतलब कितने नंबर है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं।
बस मोल मोल इंटू हो जाएगा, बस मोल इंटू एन एवोगाड्रो नंबर। एक बार से दूसरा फॉर्मूला बन गया। एक नंबर ऑफ सब्सटेंस, मोल का एक फॉर्मूला है, इससे बन के देखो, मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब्सटेंस अपॉन एन। सब्सटेंस में वो देखो कुछ भी हो सकता है, एन में हमेशा देखो कैपिटल एन के नीचे कैपिटल ए, इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, होप ये आपके समझ में आ गया होगा। एक इसका और फॉर्मूला होता है, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है, वो आपके आगे आएगा तभी बताएंगे आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम आपका मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं, तीसरा ये है। और एवोगाड्रो लॉ में भी इस फॉर्मूले के बारे में दे रखा है। इसका मतलब ये है कि इसमें दे रखा है, पहले तो मोलर वॉल्यूम समझ लीजिए। मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। मोलर वॉल्यूम ये कहता है कि गैस का ये होता है कि जितना एक गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, मतलब जितना 1 मोल गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी पे, मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टेम्परेचर आ गया, प्रेशर होता है 1 atm 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, 1 बार भी कह सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, बस यही होता है। और इससे देखो, तो इसका मतलब ये है कि मोलर वॉल्यूम उसके इक्वल होता है किसी भी गैस का, जितना 1 मोल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एसटीपी पे। वो डिफाइंड कर, मोलर वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम डिफाइंड करता है गैस का, जितना 1 मोल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एसटीपी पे। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ एसटीपी पे जो हर गैस एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, हर गैस, एवरी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। इनका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर बस। अब देखो 1 GMM ऑफ अ सब्सटेंस, देखो ये पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन सब्सटेंस। आ रहा हूं बस एक मिनट। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन सब्सटेंस इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस of a substance is equals to 6.02 into 10 की पावर 23 नंबर और इक्वल्स टू 22.4 लीटर। और इससे मोल का एक नया फॉर्मूला आता है, इसको रफ कर दो, देख लिया हो तो। मोल का एक फॉर्मूला आता है, मोल इज इक्वल्स टू given volume upon volume at STP upon 22.4 लीटर। स्मॉल का एक और फॉर्मूला आता है। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। बाकी की वीडियो अभी थोड़ी देर, मतलब बाकी का भी आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों वेपर डेंसिटी हम पढ़ते हैं, आपका मेन टॉपिक मतलब ये आ रहा है एग्जाम में, वेपर डेंसिटी और उसका रिलेशन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस और अ गैस वेपर इज द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस और वेपर एंड हाइड्रोजन अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये स्टेटमेंट कहता है कि वेपर डेंसिटी होता है जो भी गैस का, वो होता है रेशियो उनके मासेस का, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस का हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के, मतलब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, दोनों मतलब उसको जिस गैस का हाइड्रोजन से निकालना है, मतलब रेशियो रिलेटिव वेपर डेंसिटी निकालना है,
तो उसमें वो भी उसी टेम्परेचर प्रेशर में होनी चाहिए जिस टेम्परेचर प्रेशर में हाइड्रोजन गैस हो। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें ली गई है। इसमें मतलब हमारा हम इसका फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी का कि मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, और मास ऑफ वॉल्यूम अपॉन ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब एक तरह से ऊपर वॉल्यूम आएगा उसका, मतलब जो भी गैस होगी उसके मॉलिक्यूल या एटम का, नीचे आएगा वेट ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और वेट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा हाइड्रोजन का 2। ठीक है, तो बच्चों अब आपकी आती है रिलेटिव वेपर डेंसिटी। मतलब वेपर डेंसिटी के बारे में आती है। रिलेटिव वेपर डेंसिटी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम किसी का रिलेशन, किसी के रिलेट में बता रहे हैं किसी का मास, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती ऐसे, क्योंकि ये मास अपॉन मास है तो मास से मास की यूनिट कैंसिल है। इसका फॉर्मूला ये रहा, पहले ये बोल लेते, ये इंपॉर्टेंट बात है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ अ गैस और अ वेपर इज ट्वाइस टू इट्स वेपर डेंसिटी। मतलब वेपर डेंसिटी जो होती है वो मतलब वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की हाफ होती है। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर, मतलब किसी भी वन गैस और वेपर का वन मॉलिक्यूल का मास एट सेम टेम्परेचर पर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, एक एटम का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है 2, मतलब एक एटम का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है 1। ठीक है, तो 2 का हो गया 2, तो इसका फॉर्मूला ये तो बनेगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन 2, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन 2। ऐसे रिलेटिव हम इसको कह सकते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बस यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। हम आपको अब बताते हैं मोलर वॉल्यूम, रिलेटिव मोलर वॉल्यूम। तो बच्चों मोलर वॉल्यूम हम आपको पढ़ाते हैं। मोलर वॉल्यूम होता है the volume occupied by one mole of gas और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं इसको। 1 मोल ऑफ गैस का मैंने आपको बताया था कि 1 मोल गैस में उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम किसी गैस के उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना वजन होगा। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास एट एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, उसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट दिस। तो बच्चों हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, रिलेटिव वेपर डेंसिटी पे। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है हमें फाइंड करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का F360 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, उसका वॉल्यूम एसटीपी पे, और उसका वजन है 0.45 ग्राम। मैंने आपको मोल निकालने का फॉर्मूले बताए थे। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन वॉल्यूम अपॉन गिवन वॉल्यूम और इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी। सारी गैसों का जो वॉल्यूम होता है ना फिक्स होता है एसटीपी पे,
22,400 सेंटीमीटर क्यूब और 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम फिक्स होता है। तो मोल निकाल लेता है इसके। मोल इज इक्वल्स टू, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम मतलब 360 अपॉन, तो अभी ये सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट दे रखी, तो इसके नीचे हम 22,400 लेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट, अभी आ गया। अब एक मोल का बच्चों याद करो फॉर्मूला ये भी होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, 0.45 इस पे गिवन वेट है और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पर सिर्फ N2 लिख देते हैं, mm मॉलिक्यूलर मास, सॉरी mm मॉलिक्यूलर मास हो गया ऑफ N2 का, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो 36/2240, इनकी यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई। अब ये वेट क्या है, ग्राम में दे रखा, तो ग्राम में आंसर आ जाएगा आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ही आएगा डायरेक्ट। 4-5 था, तो ये 9 की टेबल से कटता है, ये 5 टाइम, ये 4 टाइम, नीचे यहाँ पे 100 आ गया, सॉरी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 20 टाइम से कट गया। अब यहाँ पे mm ऑफ N2, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, ये नीचे है तो 2240 ऊपर जाएगा अपॉन 4 इंटू 20, ठीक है, ठीक है, वाल को आ रहा है समझ में, 20 ऊपर जाएगा, तब 4 से ये काटा 5 टाइम्स, ठीक है। 2240 इंटू 5 इसका वेट आ गया। अरे सॉरी, वो 20 इसके नीचे आएगा, सॉरी वो बाय मिस्टेक हो गया बच्चों, ठीक है। 20 इसके नीचे आएगा, तो 0 से 0 ये कैंसिल, 4 ये लिखा हुआ है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कट गया 112 टाइम्स, ठीक है। तो GMM ऑफ N2 हो गया 112/4, जो आता है 28 ग्राम। हैंस आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, नोट इट। तो बच्चों अब शुरू करते हैं। इसमें अभी पूछा है द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बताने हैं हमें। जिसने लिखा है क्वेश्चन में सही से नहीं लिखा, यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर बताने हैं हमें, ठीक है। हमें ग्राम मॉलिक्यूल बताने, तो आपको मैंने पढ़ाया था ग्राम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस की। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जितना मतलब जितना वजन 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब जितना वजन कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है किसी भी मॉलिक्यूल मतलब किसी भी सब्सटेंस की, उसको 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। उतना ही वेट करती है, तो एक तरह से 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया मोल। जब भी ऐसी बात आ जाए ना कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम एटम, तो वहां पे मोल की बात चली, तो यहाँ पे मोल निकालना है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू, ठीक है, भी कुछ गलत बोल देता मैंने शायद, पर इसमें मोल निकालना है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल जब भी बात आए ना तो मोल की बात चल रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल बस वही है 4.5। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास mm। तो गिवन मास 4.5 है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर मास में करवाता हूं, H2 होगा, हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इज इक्वल टू 18, ठीक है बच्चों। तो आंसर आता है 2.5, नॉट इट, एंड आंसर इज आपके सामने, खत्म। अब आगे का पढ़ाएंगे। तो बच्चों अब परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाता हूं आपको। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। मत पूछ नहीं, जितने भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट हो उनकी परसेंटेज निकालनी है बस हमें, उसके टोटल मास में, मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज निकालनी है, उस कंपाउंड में बाय वेट वो कितने हैं, ठीक है। इसके मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। कैलकुलेट
कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन composition of various element इन बच्चों पर का कर दूं आपने अगर नोट कर लिया हो तो। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ठीक है। गिवन दैट द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ, बाकी आपको रिलेटिव एटॉमिक मासेस दे रखे होते हैं तो हमें निकालना है, तो हमें इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है इसमें हर एटम की, ठीक है, हर मॉलिक्यूल की। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर, जितने भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है उन सबकी निकालनी है। तो बच्चों पहले हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं, इसमें टोटल मास कितना है, ठीक है। तो Na2CO3 दो Na के एटम है, सिंगल सोडियम का मास क्या होता है 21, ठीक है, 22 होता है 23 सिंगल सोडियम एटम का मास होता है 23। इसमें दो सोडियम के एटम है, देखो बच्चों दो सोडियम के एटम है, एक कार्बन है और फिर एक ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दो सोडियम है तो इसका आगे क्या लिख सकता हूं मैं 2 × 23। एक कार्बन एटम में मास होता है 12, ठीक है, कार्बन एटम में मास होता है 12, ठीक है, प्लस 12 फिर O3 मतलब तीन ऑक्सीजन के एटम है इसके अंदर, प्लस 16 इंटू एक और एक एटम का मास होता है 16 और तीन का हो गया 16 × 3, ये हो गया 43, 46 46 12 48, ठीक है। हम इसको ऐड करेंगे तो 106 आ जाएगा, ठीक है, 106 MU उसका वेट आ गया इस कंपाउंड का। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे का सॉल्यूशन आप करवाते हैं। 106 MU आ गया और इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, जो इक्वल होती है 1.6 × 10⁻24 ग्राम के। पहले हम बच्चों परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। देखो इसमें दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है, दो नाइट्रोजन के एटम है, मतलब एक सॉरी परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालते हैं, मुंह से नाइट्रोजन निकल गया, सॉरी बाय मिस्टेक। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालते हैं, इसमें दो सोडियम के एटम है, तो इसमें 2 × 23 लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास में, अपॉन में इसका टोटल मास से आता 106, और परसेंटेज निकालने का बेसिक रूल मल्टीप्लाई बाय 100। सो 46 2 से ऐड अप क्या गया 53, और 23 से 53 कुछ बच्चों कैलकुलेशन के मतलब कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, पर आप यूज मत करना कैलकुलेटर का इस कैलकुलेशन में, तो मैं भी यूज नहीं करता हूँ, फिर आप भी करेंगे। तो 2300/53 तो 530, इसका आंसर आएगा इसका आंसर कुछ कैलकुलेट करते हैं, चलो बच्चों 53 से 2 300 43.4 से कट जाएगा, तो ये 43.4% इसमें सोडियम होगा। बाकी हम साइड में कर देते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 कंटेन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 × 16 48 अपॉन 106 इंटू 100, ठीक है। 2 से कटा तेरा 53 आ गया, ऊपर बचा 8, ठीक है। 2400/53 2400/53, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 45.3%, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का मैं करवाता हूँ। तो क्या आपने नोट कर लिया हो?
हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं। तो 196 ग्राम के अंदर बस 12 ग्राम कार्बन है। 12 अपॉन 196 इंटू 100। 12 से ये काटा 53, ऊपर 6 बचा। 600 डिवाइड बाय 53, तो ये 11.3% आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका पूरा इसका क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, इसके ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चों अब एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं, आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वैसे परसेंटेज कंपोजिशन में आपको परसेंटेज भी दे सकते हैं और फिर आपसे उसका मास पूछ सकते हैं कि कितना इस कंपाउंड के अंदर इस चीज का मास है। वैसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। वैसे हम कल इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अगर पूरे चैप्टर नहीं हुए तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। मतलब सिंपलेस्ट मतलब छोटे से छोटे फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब होता है छोटे से छोटा, मतलब रेशियो, मतलब फ्रैक्शन में भी सबसे छोटी फॉर्म पूरा कट करने के बाद उसको। ठीक है, which gives the simple ratio in whole number। जो सिंपल रेशियो देता है होल नंबर में एटम्स का, डिफरेंट एलिमेंट का, जो प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में कंपाउंड के। ठीक है, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम इस पर आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं। वैसे इसमें एक चीज और पढ़ाने की रहेगी, एम्पिरिकल फॉर्मूला मासेस। एम्पिरिकल फॉर्मूला masses is the sum of atomic masses of various element present in the empirical formula। बस वही जैसे मॉलिक्यूलर मासेस आप निकालते हैं वैसे इसमें निकालना कि जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला में उनके मास लिखना है और जितने प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से लिखना, फिर इसका मास आ जाएगा। ठीक है, दैट इजी। ठीक है, हो भी आपके समझ में आ गया होगा। हम आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सिखा दें, किसी का कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। तो बच्चों अब आपको सिखाते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव मतलब निकालते कैसे आपके उसमें। पहले आपको मैं इसके थोड़ा बहुत रूल बताता हूँ। पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का रूल कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 चीजें जरूरी होंगी। 3 नहीं तो एक चीज तो जरूरी होगी, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आपको कंपाउंड दे रखा है उसमें दे रखा है कितनी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो आप उसमें तीसरा कंपाउंड खुद से उसमें ऑक्सीजन ले लेंगे, मतलब खुद से उसमें कार्बन ले लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होती है। हाइड्रोजन तो होती है, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, तो खुद से ही ले लेंगे कंपाउंड में। अगर 2 कंपाउंड दे रखे हैं, एक चीज के अंदर 2 चीजें दे रखी हैं, तो उसमें आप तीसरी चीज खुद से ले लेंगे इन तीनों से, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन में से। ठीक है बच्चों, फिर आपको इसमें क्या करना है, तो उसमें परसेंटेज दे रखी हो तो परसेंटेज जो दे रखी होगी उसको इनके जो मास होगा इनका मॉलिक्यूलर मतलब एटॉमिक मास, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, फिर वो एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद फिर उसमें जो सबसे छोटा जो होगा नंबर, मतलब सबसे छोटा जो नंबर आएगा फिर उसको मैंने करने के बाद, ठीक है, फिर उससे उन तीनों को मतलब जितने भी होंगे वो उन तीनों को फिर उससे डिवाइड करना है। फिर आपके पास आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों बिना किसी देरी के आप करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा है, उसमें ऑक्सीजन 26.4 है और हाइड्रोजन 4.92 है। तो मैंने किया था
तीन चीजें तो होंगी होंगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो इसमें हम तीसरा कंपाउंड कार्बन, तीसरा इसके अंदर ले लेंगे हम कार्बन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 26 और वो तो 100% ही होती है मैक्सिमम, तो 100 ही होगी, तो 100 में से माइनस कर लेते हैं। देखो पहले लिखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज हम निकाल लेंगे अभी। ये कितनी तरह की 4.92, तो ये 26.4% जाहिर सी बात है 100 में से हम 4.92 प्लस 26.4 माइनस करेंगे तो हमारी परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा 26 प्लस 4 30, 30.4 तो ये आ जाएगा 31.22। ठीक है, सॉरी 33.22। सॉरी इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा आपका 31.22। ठीक है, 31.32। 100 में से 31.32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 68.68। वाह बिल्कुल। फिर अब इसमें दूसरा स्टेप करेंगे कि इनकी जो परसेंटेज दे रखी है उसको डिवाइड करेंगे इनके मॉलिक्यूलर मासेस से। इसका 12 होता है सॉरी एटॉमिक मासेस से, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसमें अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं। 12 से 68 को काटिए तो 12 से जब हम काटते हैं 62 से 5 टाइम कटता है, तो ऐसे ये कटेगा 12 से 5.7 टाइम्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ऐसा लगा लीजिए 5.7 अप्रोक्सीमेट इतने टाइम्स कटेगा ये तो 4.92 ही आ जाएगा। ठीक है, और ये 16 है नीचे तो ये कुछ 1.6 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन 1.6 आ जाएगा, 1.6 या 1.7। तो सबसे छोटा नंबर है 1.6। ठीक है, अब इन सबको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो फिर ये सिंपल रेशियो में आ जाएंगे 5.7 डिवाइड बाय 1.6, 4.92 डिवाइड बाय 1.6। तो 1.6 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दें तो अप्रोक्सीमेट ये 3 के इक्वल होगा। अप्रोक्सीमेशन इसमें आप लगा सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट 4 के इक्वल होगा। ओके, 4 के इक्वल होगा। तो आपका कंपाउंड बन गया वो C4H3O1। ठीक है, C4H3O1 ये सिंपल रेशियो में आ गया। ठीक है, C4H3O1 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बन गया। नोट इट बच्चों, वो बाय मिस्टेक हो गई, मैंने अभी देखा 5.7 को जब हम 1.6 से काटेंगे तो कुछ 3.5 आएगा। तो इसमें डायरेक्ट ऐसे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते क्योंकि 3.5 आया है, तो हम इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब भी अगर ऐसा है ना तो हम किसी भी ऐसे नंबर से इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे फिर ये सारे होल नंबर में आ जाए। होल नंबर जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे समझ में। तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, हम सबको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो फिर आपका कंपाउंड बन जाएगा वो C7H6O2। होप ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर की लास्ट के मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच में वो क्या कहते हैं रिलेशन।
molecular mass is equals to n into empirical formula। ठीक है, इसमें n एक नेचुरल नंबर है जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला को जब डिवाइड कर मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से डिवाइड करेंगे जब हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे कि उसमें सिंपल रेशियो में भी आया था रिसेंट क्वेश्चन में 3 से C7 H6O2 जो आया था ना, वो C7 H6O2 ये एम्पिरिकल फार्मूला। ऐसे ही इनका जो है ना ये सिंपल रेशियो में, मतलब जब ये तीनों सिंपल रेशियो में है तो मतलब तीनों एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हैं जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, उस फार्मूले में आ सकते हैं। तो वो जो कांस्टेंट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके इनके ये जो वैल्यूज है वो जो जिस कांस्टेंट टर्म से ही मल्टीप्लाई होंगी उसको वो n के इक्वल होगा। ठीक है, बस नॉर्मल सी बात है। फिर n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, हाँ बच्चों, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपने पूरा अच्छे से पढ़ा हो इस लेक्चर में। बस ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर खत्म होता है। तो कि हमारी वीडियो ऐसी देखते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। रेड बटन, लाल बटन को दबाएं और फिर उसकी घंटी भी बजाएं, मतलब पर्सनलाइज पे ना रखें, उसको ऑल पे सेट करें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।